चलिए मेरे दोस्त, आज शुरू करते हैं आज का अंतिम प्रैक्टिस सेट इडोटेरिया का 15वां। ठीक है, 15वां प्रैक्टिस सेट और अंतिम प्रैक्टिस सेट है आपका। फिर शुरू होगा खान सर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट जो खान सर का हुआ किरण के तहत जो है बनाया गया है, किरण प्रकाशन का है, ध्यान रखिएगा। लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं गलत होते हैं, किरण में थोड़ी सी छपाई में होती है, तो उस पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए वो मंडे से शुरू हो जाएगा आपका कंटिन्यू। तो चलिए आज समाप्त करते हैं 15वां सेट प्रैक्टिस। आपको रात को 10 बजे शुरू और अंतिम रहेगा। तो चलिए शुरू। पहला प्रश्न है, फटाफट जवाब देंगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। चलिएगा, 5वां हेलीकॉप्टर, ठीक है, 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन, हेली शिखर सम्मेलन भी कहते हैं, 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, ये बताएंगे। तो बता सकते हैं तो बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे मेरे दोस्त। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी खजुराहो दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। इसमें 2 प्रश्न आप बन सकता है, क्या बना? तो 5वां हेलीकॉप्टर जो है या लघु विमान शिखर सम्मेलन 2023 आयोजन कहाँ हुआ? यह है खजुराहो में हुआ। खजुराहो कहाँ पड़ता है आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में पड़ता है। क्या मैंने सही बोला? नहीं तो आप कमेंट करेंगे। तो ठीक है, याद रखिएगा हेली शिखर सम्मेलन जो है आप याद रखेंगे, हेली शिखर सम्मेलन जो है 2023, इसी को हेली सम्मेलन के रूप में जानते हैं। ये आप क्लियर हो गया। चलेंगे आगे। दूसरा प्रश्न है कि महिला सम्मान, ठीक है, महिला सम्मान जो है सम्मान बचत प्रमाण पत्र किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? ये जो प्रैक्टिस सेट है खुद एडोटेरिया के टीचर द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। तो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, ये बताएंगे। तो कौन से ऐसे मंत्रालय है जो कि जारी करता है, ये बताएंगे। तो दूसरा प्रश्न ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्री, याद रखिएगा। दूसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्री ने करता है, वित्त मंत्री करते हैं। ठीक है, आगे की ओर चलेंगे मेरे दोस्त, आगे की ओर चलेंगे। आगे प्रश्न बनता है आपका, देखते चलेंगे। ठीक है, आगे प्रश्न क्या है देखिए। तीसरा प्रश्न है कि ऑक्सफोर्ड, ठीक है, ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना? ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन जो है को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए लगाया है घाना, उन्होंने सही जवाब दिया है। याद रखिएगा घाना देश ही है जो कि ऑक्सफोर्ड जो विश्वविद्यालय द्वारा, ये ऑक्सफोर्ड जो है विश्वविद्यालय है उसके द्वारा ये मलेरिया का वैक्सीन की मंजूरी देने का पहला देश बन गया है, याद रखेंगे घाना। ठीक है, चौथा प्रश्न की ओर चलेंगे। चौथा प्रश्न है कि मिगुएल डियाज, ठीक है, डियाज कैनेल, ठीक है, मिगुएल डियाज कैनेल को किस देश का राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुनाव किया गया है? बताएंगे किसे पुनः चुनाव किया गया है, ये बताएंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है क्यूबा, उन्होंने सही जवाब दिया है। तो मिगुएल जो है डियाज कैनेल जो है किस देश का राष्ट्रपति है? तो याद रखिएगा यह है आपका क्यूबा का राष्ट्रपति है, याद रखेंगे। चलेंगे आगे, चलेंगे आगे। 15वां प्रश्न है कि जो है GIFT सिटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बताएंगे GIFT का जो है सिटी के नया अध्यक्ष कौन बने हैं? गिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, बताइएगा कौन बने हैं, ये बताएंगे। तो जिन्होंने जैसे ही गिफ्ट की बात हो तो गिफ्ट में आप गिफ्ट अगर आपको मिलता है तो हंसते हैं तो हंसमुख अधिया, याद रखिएगा। हंसमुख अधिया को नया अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। बहुत ईजी था, अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलेंगे आगे की ओर। PDF आपको दे दिया जाएगा इसका भी। 3D तकनीकी, ठीक है, 3D तकनीक से निर्मित भारत का पहला डाकघर कहाँ स्थित है मेरे दोस्त? 3D तकनीक से निर्मित भारत का पहला डाकघर कहाँ स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। 3D डाक जो है बताइएगा भारत का पहला कहाँ स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है बेंगलोर, उन्होंने सही जवाब दिया है, याद रखिएगा। और बेंगलोर के कहाँ है? हलाशूर, याद रखिएगा हलाशूर। ठीक है, चलिएगा आगे चलेंगे। 7वां प्रश्न, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2023 का विषय था, बताइएगा। विषय थीम पूछ रहा है, बताएंगे विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2023 कहाँ मतलब हुआ था, ये तो आप बताएंगे ही। तो मतलब कब मनाया जाता है? तो याद रखिए 21 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, लेकिन विषय पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है? विषय पूछ रहा है। तो बताइएगा 21 मार्च को मनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। थीम क्या था? तो थीम यही था
कि हमारे साथ हमारे लिए नहीं, हमारे साथ है हमारे लिए नहीं, जिन्होंने ऑप्शन दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है, याद रखिएगा। ठीक है, डाउन सिंड्रोम जो है एक गुणसूत्रीय विकार है। ठीक है, याद रखेंगे। चलेंगे आगे, 8वां प्रश्न का जवाब देंगे। पहला ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा पहल निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? बताइएगा कौन सा ऐसा IIT है जो कि शुरू किया है ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा पहल? बताएंगे पहल जो है ऑनलाइन ग्रामीण, बताइएगा। तो याद रखेंगे वो है IIT कानपुर, IIT कानपुर शुरू किया है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे प्रश्न है 9वां। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है मेरे दोस्त? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई, 15 जुलाई, 14 अक्टूबर, 19 दिसंबर। बताइएगा विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, ये बताएंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर C दिया है 14 अक्टूबर, उन्होंने सही जवाब दिया है। तो विश्व प्रवासी दिवस जो है हम लोग कब मनाते हैं? 14 अक्टूबर को मनाते हैं, याद रखिएगा। और यह इस दिवस को मतलब पहली बार हम लोग कब मनाए थे? 2016 को मतलब हुई थी, याद रखिएगा। इस दिवस को मनाने की शुरुआत जो है 2016 को हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, विश्व प्रवासी दिवस। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे है कि बताइएगा 10वां प्रश्न, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? बताइएगा शिव शंकरी, ममता महिला, पंकज सिंह या कोई नहीं। ये अगर ये प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं तो बिहार SI के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ अधिकतर जो है करंट अफेयर आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, कुछ ही चीज़ है जो कि आपको अलग मिलेगा, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताइएगा सरस्वती सम्मान जो है 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, ये बताएंगे। तो आप जानते हैं सरस्वती सम्मान से एक ही व्यक्ति हैं अभी, शिव शंकरी, और भी हैं, लेकिन शिव शंकरी को मिला था 2022 का। शिव शंकरी जो हैं लेखिका को मिला था, लेकिन किस लिए मिला था ये बताइए। ठीक है, किस लिए मिला था ये बता सकते हैं? सूर्यवंशम के लिए। सूर्यवंशम एक पुस्तक कृति लिखी थी, उसके लिए मिला था। चलिए मेरे दोस्त शुरू करते हैं। आपका 11वां प्रश्न है, कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना जो है 2014 मतलब 14 ने अधिकतम पेंशन योग्य वेतन को किस राशि पर सीमित कर दिया? तो याद रखिएगा किस राशि पर सीमित किया है, तो 15,000 पे सीमित कर दिया था, याद रखिएगा। आगे की ओर चलेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा राशि पे कर दिया गया है। ये योजना शुरू कब हुई थी? तो 14 में, याद रखेंगे। ठीक है, चलेंगे। उस समय जो है था ना कि 65,100 था, मतलब कहने का 6500 था, 6,000 का लमसम था। ठीक है, उसे बढ़ाकर प्रति माह जो है 15,000 कर दिया गया है, याद रखिएगा। तो बहुत अच्छा है ना। चलिएगा 12वां प्रश्न का जवाब देंगे। अरेबिका, ठीक है, अरेबिका रोबास्टा किसकी किस्म है? ठीक है, किसकी किस्म है ये बताइएगा। तो बताएंगे किसकी किस्म है मेरे दोस्त। तो अरेबिका रोबास्टा जो है किसकी किस्म है? तो आप याद रखिएगा 12वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो जिन्होंने 12वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर B दिया है कपास, उन्होंने सही जवाब दिया है। कपास जो है अरेबिका रोबस्टा का जो है किस्म है, याद रखेंगे, कपास का किस्म है। 13वां प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है कि निम्न में ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी नहीं है। बताइएगा ब्रह्मपुत्रा का जो है सहायक नदी नहीं है। तो देखिए नहीं जैसे ही पूछा तो देखिए मानस जो है इसका ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी है, एकदम है। ये सुवर्ण जो है ये भी सहायक नदी है, या धनसिरिया जो है ये भी सहायक नदी है, लेकिन पूछ रहा है नहीं। अब नहीं पूछ रहा है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर D। जिन्होंने जवाब दिया उन्होंने सही जवाब दिया है, क्योंकि इसमें सही सब सही है। ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी अगर आपको याद रहेगा तो आप आराम से करते। तो नहीं पूछा तो धनसिरिया है, मानस है, सुमन है। ठीक है, अब अगर ब्रह्मपुत्रा की अगर बात करें कि भारत में कब किधर से प्रवेश करता है, तो AP आंध्र प्रदेश से भारत में प्रवेश करता है, याद रखिएगा। ये मानसरोवर से उद्गम स्थल है इसका। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा का, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, 14 का आंसर का जवाब देंगे कि निम्न में कौन वायु जनित रोग के उदाहरण हैं? निम्न में कौन वायु जनित रोग के उदाहरण हैं? बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो वायु जनित रोग जो है आपके सामने जो ऑप्शन है खसरा देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर A, उन्होंने सही जवाब दिया है। खसरा जो है आपका वायु जनित रोग है, याद रखेंगे। अगर पूछिए कि वायु जनित जो रोग होता है ये वायु संरचना द्वारा फैलने पर संक्रमण बनाता है, संक्रमण होता है, याद रखिएगा। जैसे चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, खसरा, चेचक आदि जो है इसके वायु जनित रोग होते हैं, याद रखिएगा। मतलब चेचक, CH से चेचक याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, चेचक याद रखिएगा। दूसरा है आपका इन्फ्लुएंजा, E से इन्फ्लुएंजा याद रखिएगा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा। ठीक है,
KS से खसरा, जो कि खसरा ऑप्शन में है आपका, ठीक है। और एक लास्ट ऑप्शन आपका बनता है चिकन पॉक्स, चेचक ही या चिकन पॉक्स, एक ही है, ठीक है, बड़ा छोटा होता है, याद रखेंगे। चलेंगे 15वां प्रश्न का जवाब देंगे। 15वां प्रश्न क्या है कि निम्न में बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं। अगर करंट अफेयर का पर्णपाती या वन जो देखे होंगे आर्द्र भूमि, उसके बारे में मैंने पढ़ाया है, वो इम्पोर्टेंट था, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा मेरे दोस्त। और कैसा लग रहा है, कैसा लगा आपको ये ड्यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट? आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कीजिए। और आपको ये वीकली 14 से लेके प्रैक्टिस सेट आपका 09 तक या 08 तक आपका प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, आप जाके वीकली वाला देख लेंगे। अभी आपका चल रहा है, चलिए इसका आंसर का जवाब देंगे। बांका, किशनगंज, पश्चिम चंपारण, एसी। इसका बताइएगा कैसा लगा ड्यूटेरिया का आपका। इसका PDF आपको दे दिया गया है टेलीग्राम पे, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर का जवाब देंगे। मैंने जो अपडेट था दे दिया। और टाइमिंग मैं बता दे रहा हूँ मेरे दोस्त, याद रखिएगा 9 बजे आपका जो करंट अफेयर चलता है उस समय करंट अफेयर है, नहीं तो स्ट्रेटेजिक जीके चलेगा उस समय, ठीक है। और करंट अफेयर थोड़े थोड़े चलेंगे, ज़्यादा नहीं चलेंगे। हाँ ड्यूटेरिया का लेकिन करंट अफेयर ज़्यादा चलेगा, और डिस्ट्रिक्ट का 2 ही करंट अफेयर मैं चलवाऊँगा, जो कि आपको प्रैक्टिस सेट या MCQ के तहत चलाया जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर का जवाब देंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है बांका, उन्होंने सही जवाब दिया है बांका। चलेंगे आगे 16वां प्रश्न का जवाब देंगे। 16वां प्रश्न में बोलता है कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में शामिल होते हैं। बताएंगे राज्य विधान जो परिषद है कि सदस्यों के निर्वाचन में शामिल होते हैं, बताइएगा कौन शामिल होते हैं। तो याद रखिएगा माध्यमिक जो शिक्षक होते हैं वो शामिल होते हैं, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। संविधान अगर पूछे, संविधान के अनुच्छेद अगर पूछ देता कि मतलब किसमें होते हैं विधान परिषद के, तो याद रखिए 169 में ये चर्चा होती है, याद रखिएगा। निर्वाचन की बात अगर करें, गठन की बात करता है, ठीक है, इस तरह से याद करेंगे। चलेगा आगे चलेंगे। 17वां प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है। देखिए 338 सिर्फ नहीं है, 338 क है, ख है, याद रखिएगा। तो आप बताइए कि 338 किससे संबंधित है। अगर सिर्फ 38 यहाँ पे लिखा है तो 38 अगर बात करता है तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो 38 में अगर पूछे तो राष्ट्रीय, अगर 38 की बात अगर करते हैं तो राष्ट्रीय अनुसूचित जो जाति आयोग है उसका ये चर्चा करता है, याद रखिएगा, आयोग जो है संबंधित है। तो 338 सिर्फ अगर पूछा तो ठीक है। अगर 338 का पूछता, ठीक है, कब पूछता, तो इसमें होता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होता, ठीक है। इसमें सिर्फ जाति आयोग होगा 38 में। अब अगर 38 का होता तो जनजाति आयोग लग जाता, ठीक है। क्लियर कर दे रहा हूँ कि कंफ्यूज ना हो। अगर इसमें 38 ख लग जाता, 338 ख लग जाता, तो इसमें आपको राष्ट्रीय पिछड़ी वर्ग आ जाता है, ठीक है। अगर 344 की बात करें, ये अलग हो जाता है। 344 राजभाषा आयोग है, ठीक है। 343 अलग है, 343 ही भाषा से ही संबंधित है, मान के चलिए, मान के क्या चलना है, ठीक है। 344 लेकिन आयोग से संबंधित है, राजभाषा आयोग से। तो याद रखिएगा अगर सिर्फ 38 पूछा है तो याद रखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से है। अगर क लग गया, 338 क लग गया तो अनुसूचित जनजाति से हो जाएगा, याद रखिएगा। और अगर बोल लीजिए ख लग गया तो राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग से हो जाएगा, ठीक है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए लगाया है उन्होंने सही जवाब लगाया है। कैसा लगा, अच्छा लगा, कमेंट करते रहेंगे। आगे चलेंगे 18वां प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, खेल आदि क्षेत्रों में 12 व्यक्तियों का जो है मनोनयन, ठीक है, मतलब चयन कहिए संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। अगर मेरा संविधान का स्रोत अगर देख चुके हैं MCQ मेरे अगर जाके, तो आप जरूर देख लें, नहीं देखे हैं तो, और देख लिए तो अच्छी बात है। इसका आंसर का जवाब लगाइए। तो याद रखिए कला, साहित्य क्षेत्र आदि के क्षेत्र में जब राष्ट्रपति जो है चुनते हैं 12 व्यक्तियों को, जो दिया गया है, प्रावधान किया गया है, किस संविधान से लिया गया है। तो याद रखिएगा आयरलैंड के जो है संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा 19वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो 19वां प्रश्न में है कि निम्न में कौन सा युग्म जो है सही नहीं है।
कौन सा युग्म जो है सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, जिन्होंने राज्यसभा की संरचना की बात किया तो अनुच्छेद 80 एकदम सही है। लोकसभा संरचना की बात किया तो अनुच्छेद 81 एकदम सही है। तो याद रखिएगा 80 में राज्यसभा आता है और 80 में राज्यसभा आएगा। 80 के बाद छोटा कौन है, राज्यसभा जो है बड़ा होता है, तो बड़ा होगा तो सबसे पहले आएगा राज्यसभा, तो वो 80 हो गया, है ना, समझ रहे हैं। और राज्यसभा से छोटा होता है लोकसभा, तो ज़्यादा संख्या में होगा, 81 होगा, तो 81 हो गया। जैसे बड़े भाई को कम मिलेगा तो चलेगा, मतलब बड़े भाई है तो पहले स्थान पर आएगा, ठीक है, तो पहला आएगा और छोटा भाई दूसरे स्थान पर। उसी तरह है कि 80 संख्या तो पहले आएगा ना, क्योंकि राज्यसभा बड़ा है और लोकसभा छोटा है, तो 81 आएगा, ठीक है, याद हो गया होगा। भारत का महान्यवादी जो है अनुच्छेद 76, ये मैंने अनुच्छेद अगर मेरा कर रहे होंगे ना मेरे दोस्त, मेरा अगर अनुच्छेद का महामैराथन अगर वीडियो नहीं देखे हैं और संविधान संशोधन का, तो जाके देख लीजिए, क्योंकि चुक जाइएगा अगर अनुच्छेद नहीं पढ़ के जाइएगा तो। क्योंकि अनुच्छेद आपका बिहार एसएससी या बिहार एसआई का अगर तैयार कर रहे हैं, कुछ का भी कर रहे हैं बिहार से संबंधित, तो अनुच्छेद और संविधान संशोधन उसका फेवरेट है। 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्का है, मिलान में तो दे ही सकता है। लेकिन राष्ट्रपति का पद जो है अनुच्छेद 56 में चर्चा नहीं है मेरे दोस्त, यही यहाँ पे गलती है, ठीक है। राष्ट्रपति का पद का जो है चर्चा अगर करते हैं हम लोग, तो याद रखिएगा ये है 52 में। अनुच्छेद का पद का बात करें तो ये याद रखिएगा 52 में। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। तो बताइए अनुच्छेद 56 में क्या था, बताइएगा। है तो राष्ट्रपति से संबंधित, लेकिन क्या है, ठीक है, मैंने हिंट दिया, आप बताएंगे। चलेंगे, 20वां प्रश्न है कि आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए सीमित की जा सकती है। बताइएगा, आपात स्थिति की घोषणा जो है कितने समय के लिए जो है सीमित की जा सकती है, मतलब कितने कर सकता है, बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी, जो 6 महीना बोले, वो सही जवाब दिए। अब सवाल उठता है कि ये बताइए कि आप आपातकाल की अगर बात करें, मतलब संविधान के अनुच्छेद अगर आप जानते हैं कि आपातकाल किसके तहत होता है, अगर आए तो 352, मतलब 352, ठीक है, आप जान गए। अब इसमें भी अलग अलग होते हैं, 5 प्रावधान होते हैं, मतलब अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 50। अब इसमें घोषणा उषणा की अगर बात करें, समय की अगर इससे रिलेटेड है, तो इसमें हो जाएगा 5, मतलब अनुच्छेद अनुच्छेद जो है 352 में 5, जो 352 के 5वें में इसका प्रावधान किया गया है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, समझ गए। चलेंगे 21 का आंसर का जवाब देंगे। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति जो है, समिति कौन सी है। तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति बताइएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन है मेरे दोस्त। तो सबसे बड़ी अगर समिति देखा जाए तो उस समय के हिसाब से प्रकलन जो समिति था, सबसे बड़ी समिति थी भारतीय संविधान की। तो समझिए, प्रकलन समिति जो है सबसे बड़ी समिति है, याद रखेंगे। इसमें सदस्यों की संख्या अगर पूछते तो 30 बताइएगा। 22वां प्रश्न कि किसी भी राज्य में जो है मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में, ठीक है, मुख्यमंत्री के साथ में जो मंत्रिपरिषद है में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है, बताइएगा। कितना हो सकता है न्यूनतम संख्या, न्यूनतम बता सकते हैं। न्यूनतम जैसे ही बात होगी 12, है ना। अब इसकी चर्चा अगर पूछते कि अनुच्छेद किसमें है भाई, संख्याओं में, मतलब मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की न्यूनतम संख्याओं को, तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में अगर पूछे अनुच्छेद अगर आपसे पूछ देता है, तो जितने भी सदस्य विधानसभा की अगर संख्या की बात करता है, तो याद रखिएगा 164 में, याद रखिएगा 164 में जो है न्यूनतम संख्या के जो है विधानसभा के सदस्यों के रूप में करते हैं, याद रखिएगा 164 अनुच्छेद में 164, ठीक है, 164। 23वां प्रश्न का जवाब देंगे। 23वां प्रश्न है राज्य वित्त आयोग एक क्या है, बताइएगा। राज्य वित्त आयोग मतलब राज्य पे, स्टेट पे बताइएगा, वित्त आयोग बताइएगा क्या है, बताएंगे मेरे दोस्त। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो याद रखिएगा जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है संवैधानिक संस्था, एकदम सही जवाब दिया है, बहुत ही अच्छा है। मूल संविधान में कितने अनुसूचियाँ थी, तो देखिए मूल संविधान की अगर पूछे तो 8, मतलब शुरुआत में ही 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में आपको 12 अनुसूचियाँ हो गई है, ठीक है, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। अगर मूल संविधान का भाग अगर पूछता तो आप क्या बताते, तो आज भाग जो है 22 है, लेकिन वर्तमान में आपको 25 भाग होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद अगर पूछता
मतलब आपका मूल संविधान में, तो अनुच्छेद आपको 395 है। आप जानते हैं मूल संविधान में मतलब 395 है। वर्तमान में अगर हो सकता है 470 हो जाए, ठीक है, याद रखिएगा। वर्तमान में ऐसे माना जाता है 470 से अधिक माना जाता है, बस ऐसे ही याद रखिएगा। तो मूल संविधान जो अगर पूछे संविधान का अनुसूची तो 8 बोलिएगा। अनुसूची का अगर वीडियो देखेंगे तो आप जरूर बना लीजिएगा। मैंने लगभग सारा वीडियो पॉलिटिकल का बना चुका हूँ। निम्नलिखित में कौन सी समिति जो है चुनाव सुधार से संबंधित है? कौन सा ऐसा जो है समिति है जो कि चुनाव से संबंधित है? तो जैसे आप देख रहे होंगे कि आज चुनाव है छत्तीसगढ़, आप देखें छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान, आप अभी देख रहे हैं वोटिंग चल रहा है। तो उसमें आप देखे होंगे कि मतलब वोटिंग जो चल रहा था उसी को चुनाव में जो सुधार तो संबंधित होता है, जो चुनाव की प्रक्रिया करता है या सुधार के जो संबंध रखता है, उस समिति को बताइए जिसमें बना था, जो कि आज हम लोग चुनाव होता है तो किनके तहत होता था? तो दिनेश गोस्वामी समिति के तहत। चलेंगे 26वां प्रश्न का जवाब देंगे। 26वां प्रश्न है कि खादी का अर्थशास्त्र एवं चंपारण में महात्मा गांधी जैसी कृतियां किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई थी? बताइएगा। मतलब लिखा गया था कि खादी का अर्थशास्त्र एवं चंपारण में महात्मा गांधी जैसी कृतियां किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई थी? कौन थे ऐसा सेनानी का नाम बताइए, उनका नाम बताइए मेरे दोस्त। चलिए नाम बताइए। 26वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने सही जवाब दिया। कृति मतलब पुस्तक, ठीक है। चलिए 27वां प्रश्न बताइए। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? भारत के प्रथम बताइए, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे मेरे दोस्त? बिहार के ये पूछ रहा है, बताइएगा। स्वतंत्र प्रसन्न सिन्हा, याद रखिएगा, स्वतंत्र प्रसन्न सिन्हा थे जो कि भारत के प्रथम गवर्नर थे, याद रखेंगे, भारतीय गवर्नर थे बिहार के, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? कौन था जो कि सिर्फ यहूदी वायसराय सिर्फ एकमात्र था? वो था लॉर्ड रीडिंग, नाम ही है लॉर्ड रीडिंग, समझिए वायसराय था, याद रखेंगे। इसका अगर शासनकाल आपसे पूछे तो 1921 से बोलिएगा 1926 तक। क्लियर? चलेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त। 29वां प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 मतलब 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? बताएंगे। भाग नहीं लिया है वो जवाब देंगे, जवाब दीजिएगा। 29वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है, याद रखिएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। दूसरा साहूकार, याद रखिएगा, साहूकार थे। तीसरा शिक्षित वर्ग के लोग थे और 5वां आपको जमींदार थे। बस इतना ही थे, ना मजदूर और कृषक, ये सब जो है इन्वॉल्व नहीं हुए थे 1857 के क्रांति में। तो 30वां प्रश्न का जवाब दीजिए। 1935 में 35 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता निम्नलिखित में से कौन नहीं है? बताएंगे कौन नहीं है मेरे दोस्त। तो प्रांतीय क्या होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। 30 का प्रश्न का जवाब देंगे जिन्होंने 30वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी दिया है, केंद्र के साथ साथ राज्यों के द्वैत शासन। याद रखिएगा, केंद्र के साथ साथ राज्यों के द्वैत शासन को ही हम लोग क्या कहते हैं? नहीं मानते हैं, अधिनियम जो है नहीं है। विशेषता निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो केंद्र के साथ साथ राज्यों के द्वैत शासन नहीं माने जाते, नहीं तो प्रांतीय स्वायत्तता जो है माना जाता है, द्विसदनीय विधानमंडल माना जाता है, अखिल भारतीय संघ जो है माना जाता है। आपके सामने ये क्लियर हुआ मेरे दोस्त। कैसा लगा ये वीडियो बताते रहेंगे। 30वां प्रश्न का जवाब देंगे। बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ था? बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है मेरे दोस्त, जवाब देंगे। तो बंगाल विभाजन जो है किस तिथि को प्रभावित हुआ था, ये जवाब देंगे। तो बताइएगा। 31 का आंसर का जवाब देंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर जो है 16 अक्टूबर 1905 दिए उन्होंने सही जवाब दिए हैं, याद रखिएगा। याद रखेंगे। अगर देखा जाए तो 20 जुलाई 1905 को, याद रखिएगा, 20 जुलाई जो 1905 आप देख रहे हैं, इसमें क्या था ना कि उस समय जो, याद रखिएगा, बंगाल विभाजन के समय का गवर्नर कौन था ये पूछता है, तो कर्जन, याद रखिएगा। क्या बताइएगा? कर्जन, ठीक है, कर्जन था, ठीक है। तो ये बताइए कि उस समय जो 20 जुलाई 1905 जो देख रहे हैं आप,
उस समय जो है ना बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई थी। क्या हुआ था? घोषणा कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन प्रभाव में आने में यह विभाजन प्रभावित जो कब हुआ तो 16 अक्टूबर 1905 को हो गया था, ठीक है, समझ गए। और पूरे मतलब कहिए कि पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में हम लोग इसी समय 16 अक्टूबर को है कि पूरे बंगाल को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को क्या अलग हो गया था, ठीक है। इस समय रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, सुझाव में जो था संपूर्ण जो बंगाल में जो है एकता प्रदर्शन के लिए एक तरह से राखी दिवस मनाया गया, ठीक है। इसी समय राखी दिवस भी मनाया जाएगा, समझ गए। चलिए 32वां प्रश्न का जवाब देंगे कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था, मतलब लिए थे, यह बताइएगा। तो देखिए भाग लेने की अगर बात करें तो भाग तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में लिए थे, ठीक है। भाग लेने की अगर बात करें तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में, मतलब कहने का मतलब भाग लेने का मतलब है शामिल हुए थे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे पूछ देता कि अधिवेशन में भाग, मतलब कहने का मतलब कि अध्यक्षता कब किए, ठीक है। भाग लिए तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में, जो कि 17वां अधिवेशन था, ठीक है। इसे शामिल भी कर सकते हैं या भाग कह सकते हैं के लिए थे 1901 में। याद रखेंगे 1901 में कलकत्ता अधिवेशन 17वें अधिवेशन में भाग लिए थे, शामिल हुए थे, ठीक है। लेकिन अगर पूछे कि जो है महात्मा गांधी किस में एक अध्यक्षता के रूप में, मतलब कौन से अधिवेशन में किए थे, तो याद रखिएगा 1924 का जो अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन 1924 में, उसमें ये अध्यक्षता किए थे, जो कि बेलगांव में हुआ था। कहाँ हुआ था अध्यक्षता? बेलगांव में, ठीक है, याद रखिएगा बेलगांव, ठीक है। या PDF के माध्यम से आप देख लीजिएगा। चलिएगा सिर्फ एक ही मात्र किए थे अधिवेशन। 33वां प्रश्न का जवाब देंगे, जिसे लिखा हुआ निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। साइमन कमीशन रिपोर्ट जो है कब आया था, इसका आगे डेट जब तक याद नहीं रखिएगा आप मिलान नहीं कर सकते, ठीक है। कालक्रम के अनुसार तो डेट तो याद रखना पड़ेगा। तो जैसे इसका डेट याद रखिएगा मार्च 1930 को, ठीक है, 1930 को आया था, ठीक है। पूना समझौता की अगर बात करें तो पूना समझौता आया था 24 सितंबर 1932 को, ठीक है, ये याद हो गया। 24 सितंबर 1930 है, 1932 है। और अगर देखा जाए दिल्ली समझौता को देखें तो 5 फरवरी 1932 को, ठीक है। याद देखिए सांप्रदायिक अगर पूछे तो 16 अगस्त, ठीक है, 16 अगस्त 1932 को, ठीक है। तो 3 है, तो जिसमें देखिए सबसे पहले आएगा आपका साइमन कमीशन, ठीक है, मार्च 1930, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये तो कट गया, देखिए सबसे पहले 1 आएगा, 1 देखिए आप, साइमन कमीशन मार्च 1930, तो 1930 1 तो समय है, ठीक है। उसके बाद आपका 4 आएगा दिल्ली समझौता। दिल्ली समझौता क्यों आएगा? क्योंकि देखिए आपका जो चौथा है दिल्ली समझौता, वो क्यों आएगा? दिल्ली समझौता को आप देख सकते हैं 5 फरवरी है, एफ है, ठीक है, 5 फरवरी 1932 है, तो पहले आएगा तो चौथा। तो ये देखिए ये दोनों होगा, क्योंकि देखिए ये और ये तो कट गया, तो 1-4 जिसमें है वो होगा। अब बचता है कि इसके बाद क्या आएगा। इसके बाद जो आप तीसरा देख रहे हैं सांप्रदायिक पंचायत, जो कि 16 अगस्त को, ये पहले आएगा सितंबर से पहले, तो आपका कौन हुआ? तीसरा आएगा, तो ये भी कट गया, तो बचा क्या? 3, अब बचा 2, जो कि आपको पुनः समझौता सबसे अंत में, ठीक है, क्लियर हो गया। चलेंगे आगे की ओर। 34वां प्रश्न का जवाब देंगे। 34वां प्रश्न है कि किस जैन साधु को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? कौन से ऐसे जैन साधु थे या जैन धर्म के जो गुरु थे, उनको बताइए जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी अकबर ने, बताइएगा। अकबर का अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो ये आप जरूर जवाब दीजिएगा, तो बताइएगा। इसका आंसर का जवाब देंगे 34वां प्रश्न का, तो याद रखिएगा हरि विजय सूरी को। किसे? तो हरि विजय सूरी को, जैन साधु को अकबर ने जगत गुरु के उपाधि प्रदान की थी, हरि विजय सूरी को, ठीक है, याद रखिएगा 1582 में, ठीक है। ये जैन सिद्धांतों को समझने के लिए ये आचार्यों से संपर्क में आया था, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिएगा 35वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हून शासक मिहिर कुल, ठीक है, मिहिर कुल को पराजित किया था? कौन शासक है बताइएगा जिसने हून शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? 35वां प्रश्न का जवाब देंगे, तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है अशोधर्मन को जो है पराजित किया था, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, ऐसे लंबे इतिहास है बहुत, ठीक है। 36 का आंसर का जवाब देंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आप जानते हैं अगर सिंधु घाटी से,
अगर वन लाइनर का एग्ज़ाम मतलब मेरा बुक पढ़ रहे हैं सार संग्रह, जिसमें 1992 का आप पढ़े होंगे और 2018 का, ठीक है, ये दोनों में आपको बिहार एसएससी, ठीक है, बिहार बीपीएससी से ये प्रश्न बना है। तो देखिए, तो क्या है सिंधु घाटी, तो अर्ध ऐतिहासिक युग से जुड़ा हुआ है, ठीक है, अर्ध ऐतिहासिक, ठीक है, याद रखेंगे। डेट आप बताइएगा कि जो है सिंधु घाटी का काल कितना था। ऐसे तो देखिए डेट कहीं कहीं सब अलग अलग है, ठीक है, कहीं देता है 2500, कहीं दे देता है 2300 से 1700 के बीच दे देता है, कहीं कहीं 2500 से 600 के बीच दे देता है, तो अलग अलग है। तो इस आंकड़े को बहुत कम देता है, लेकिन आप तो भी याद रखेंगे माइंड में, ठीक है, एक आंकड़ा तो बनता है। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? पशु बलि मतलब हत्या, पशु हत्या पे निंदा की गई है रोक लगाने के लिए। बताइएगा कौन सा अभिलेख है? ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा, अगर इसकी बात किया जाए तो प्रथम शिलालेख आप जानते हैं, इसमें किया गया है पशु की निंदा की गई है, ठीक है। अगर आपके सामने अगर पूछे दूसरा शिलालेख के बारे में क्या कहा गया है, आप इसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं तो दे दीजिए। तो मनुष्य या पशु दोनों को चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। 5वां में धर्म की बात की गई है, याद रखिएगा, धर्म महापात्रों की नियुक्ति की जानकारी देता है 5वां। और 6ठा जो है आत्मा, जो निरंतर जो है आत्मा मतलब अध्यात्म की ओर कहिए कि शिक्षा दी जाए, आत्मा की शिक्षा दी जाए, मनोविज्ञान की शिक्षा दी जाए, इस तरह का, ठीक है, 6ठा में था। चलेंगे 38वां प्रश्न है। 38वां प्रश्न बताइए, ज्वालामुखी पर्वत माउंट एसेंट हेलनेस कहाँ स्थित है? बताइएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। 38वां प्रश्न का जवाब देगा तो याद रखिएगा यूएस में है, याद रखेंगे, यूएस में है, याद रखेंगे, यह एक प्रमुख ज्वालामुखी है, याद रखिएगा। चलिएगा आगे चलेंगे, 39वां प्रश्न का जवाब देंगे, निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है? बताइएगा, 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, कौन सा है ऐसा? तो याद रखिएगा पुलिकिट, पुलिकिट जो है 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से बनाता है? तो एक तरफ आंध्र प्रदेश, एपी आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा, और तमिलनाडु, तीसरे तमिलनाडु, याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा बनाता है, 2 सीमा बनाता है। इसकी लंबाई 60 किमी है, याद रखेंगे। 90% जो प्रतिशत भाग जो है आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा, 4% भाग ही है जो कि पुलिकट का जो है आपका तमिलनाडु में है। 40वां प्रश्न दे दीजिएगा, दिए गए विकल्पों में कौन सा देश जो है भू अवशिष्ट नहीं है? ठीक है, भू अवशिष्ट नहीं है, कौन सा ऐसा देश है? तो इसके बारे में दोबारा प्रश्न पूछ दिया गया है। तो आप जानते हैं ब्राज़ील जो है भू अवशिष्ट जो है देश नहीं है, याद रखिएगा। नहीं तो आप देख सकते हैं, याद रखिएगा, अगर ब्राज़ील के बारे में थोड़ी जानकारी ले लें तो ब्राज़ील के बारे में चलिए बता देता हूँ कि ब्राज़ील क्षेत्रफल के अनुसार जो है 5वां है, ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार जो है 5वां सबसे बड़ा देश है, देश के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। इसकी ब्राज़ील की राजधानी आप बता सकते हैं तो ब्रासीलिया है, याद रखिएगा, ब्रासीलिया, PDF मिल जाएगा आपको, टेंशन ना लीजिएगा, ब्रासीलिया है, याद रखिएगा। इसका सबसे आबादी वाला शहर जो है ना ब्राज़ील का, साओ है, साओ पाउलो है, ठीक है। चलिएगा आगे चलेंगे, 41वां प्रश्न का जवाब देंगे। 41वां प्रश्न है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ग्रेट विक्टोरिया। तो याद रखिए, ग्रेट विक्टोरिया की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया को याद करेंगे, ठीक है। ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह सबसे बड़ा रेगिस्तान है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, याद रखिएगा। यह पश्चिम ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ये मतलब पश्चिम और आपको डी से दक्षिण, याद रखिएगा, में स्थित है, याद रखेंगे। यहाँ जो ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है, यहाँ जो है कई राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं, याद रखेंगे, ऐसे बहुत सारे हैं। चलिएगा आगे चलेंगे, बताइएगा कोडाइकनाल जो है किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? बताइएगा, कोडाइकनाल जो है किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? बताइएगा, कोडाइकनाल। आप जानते हैं, इसका आंसर का जवाब दे सकते हैं पालनी, याद रखिएगा, पालनी का नाम सुने, ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने लगाया उन्होंने सही जवाब लगाया। यह एक पर्वत श्रृंखला है जो कि कोडाइकनाल जो है पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। यह दक्षिण भारत राज्य के तमिलनाडु क्षेत्र में है, ठीक से तमिलनाडु क्षेत्र में आपको एक पहाड़ी शहर है, याद रखिएगा, उधर है। यहाँ पे क्या क्या मिलता है आप बताइएगा, तो ऐसे ऑप्शन में बता दूँ, ग्रेनाइट चट्टान मिलते हैं, झील मिलेंगे, झरने मिलेंगे, घास मिलेंगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। चलिए आगे चलते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही फेमस प्रश्न है। तो तमिलनाडु का नाम सुने हैं, तमिलनाडु में है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखेंगे। यह तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित है, याद रखेंगे। चलेंगे आगे की ओर, 44वां प्रश्न का जवाब देंगे। 44वां प्रश्न है कि मिट्टी की रचना किस प्रक्रिया द्वारा होती है? बताइएगा, मिट्टी की जो है रचना किस प्रक्रिया द्वारा होती है, ये बताएंगे। तो याद रखिए, उपरोक्त में से एक से अधिक यहाँ ऑप्शन में आएगा, क्यों? क्योंकि इसमें जो है मिट्टी की जो है निक्षेपण द्वारा भी होता है, अपक्षयन भी, अपरदन भी, तीनों माध्यम से होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। 45वां प्रश्न का जवाब देंगे, भारतीय थल सेना
के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है, ये बताइएगा। भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये बताइएगा। 45 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा 45 का आंसर का जवाब जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है जयपुर, उन्होंने सही जवाब दिया है। ठीक है, भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है, तो जयपुर में है, याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ है, तो जयपुर में है, एक तरह से थल सेना है। ठीक है, चलिए आगे। चलिए 46वां प्रश्न का जवाब देंगे। 46वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है मेरे दोस्त, बताएंगे। 46वां जो है बताइएगा क्वेश्चन नंबर कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है मेरे दोस्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 24 सितंबर को मनाते हैं, 24 दिसंबर को मनाते हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर को मनाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसकी जो है थीम अगर 2022 का इसका थीम है, 2023 का थीम इसका मैं करंट में बता दिया हूँ, और नहीं तो बता दूंगा, अभी नहीं बताया लगता है मैंने ये थीम के बारे में। ठीक है, तो इसका जो है स्वच्छ ऊर्जा की गति, याद रखिएगा, और पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा आपको। योकोहामा, ठीक है, योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे 47वां प्रश्न का। तो याद रखिएगा आपदा प्रबंधन से संबंधित है, याद रखेंगे। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी लगाया है उन्होंने सही जवाब लगाया है। चलिएगा 48 का आंसर का जवाब देंगे। 48 में है, 48 में आंसर क्या है कि वे कौन से विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र है जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम MBA के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है, बताइएगा कौन सा है। इसके जवाब देंगे 48 का आंसर का जवाब देंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, उन्होंने सही जवाब दिया है। चलेंगे 49 का आंसर का जवाब देंगे। 49 में है पंचेत बांध किस नदी पर बनाया गया है, बताइएगा। पंचेत बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है, ये आप जवाब देंगे। 49 का आंसर का जवाब देंगे तो बताइएगा पंचेत बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है मेरे दोस्त। 49 का आंसर का जवाब देंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है दामोदर नदी, उन्होंने सही जवाब दिया है, याद रखेंगे। चलेंगे आगे की ओर। 50वां प्रश्न का जवाब देंगे। 50वां प्रश्न है उदारीकरण, निजीकरण, भूमिमंडलीकरण की कई नई आर्थिक नीति घोषित की गई है, प्रधानमंत्री घोषित की गई है। तो प्रधानमंत्री कौन से योजना के बताइए, कौन प्रधानमंत्री थे उस समय जो कि ये किए थे, बताइएगा। उदारीकरण, निजीकरण, भूमिमंडलकरण, बताइएगा। तो याद रखिएगा नरसिम्हा राव द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी नरसिम्हा राव द्वारा, जिन्होंने जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने सही जवाब दिया है। चलेंगे 51 का आंसर का जवाब देंगे। 51 में है यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ क्या है, बताइएगा। बता सकते हैं, साइंस का शुरू हो गया मेरे दोस्त। तो प्रतिचुंबकीय, याद रखिएगा, ठीक है, प्रतिचुंबकीय। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। साइंस का 25 क्वेश्चन चलने लगा है, बताइएगा। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, क्या होती है मेरे दोस्त, ये जवाब देंगे। तो 52 का आंसर का जवाब जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी है चुंबकीय से उत्तर की ओर, चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर, तो याद रखिएगा वही आंसर होगा आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे की ओर 53 प्रश्न का जवाब देंगे। टेसाल इकाई है, किसका टेसाल जो है इकाई है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है चुंबकीय क्षेत्र, उन्होंने सही जवाब दिया है। चलिएगा आगे। MRI मशीन जो है, बताइएगा MRI मशीन में इनमें से किसका उपयोग होता है मेरे दोस्त। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे किसका उपयोग होता है, बताएंगे। 54 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है चुंबकीय तरंग, उन्होंने सही जवाब दिया है, क्योंकि ये मैग्नेटिक एक होता है एक तरह से, ठीक है। चुंबकीय मतलब मैग्नेटिक, चुंबक का ही इंग्लिश नाम मैग्नेटिक है ना। 55 का आंसर का जवाब देंगे। तो 55 का आंसर का है कि निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसका होता है, बीटा, गामा, अल्फा, डेल्टा, बताइएगा किसका होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो याद रखिए गामा का जो किरण है एक प्रकार का विद्युतीय चुंबकीय विकर्ण होता है, फोटोन है, ठीक है, एक तरह से फोटोन है, ठीक है। तो हम लोग क्या होता है, बताइएगा। तो याद रखिएगा गामा किरण, जिन्होंने ऑप्शन लगाया ऑप्शन नंबर बी, उन्होंने सही जवाब लगाया है, ठीक है। 56 का आंसर जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, बताइएगा किसका हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा हम लोग ईंधन के रूप में अगर कहते हैं कि नहीं कर सकते तो हीलियम को नहीं कर सकते, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ लिख रहा है किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, बताइए। नहीं किया जा सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, बताइए। तो क्या क्या किया जाता है मेरे दोस्त। तो नाभिकीय ऊर्जा में प्राप्त करने के लिए ईंधन के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम,
रेडियो एक्टिव तत्व जो है हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन हीलियम ये ड्यूटेरिया के तहत ऑप्शन नंबर सी है। मुझे कुछ डाउट है, इसे मैं चेक करके आपको अच्छे से बताऊंगा। हीलियम क्योंकि अक्रिय गैस है, बस इसलिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिएगा 57 का आंसर का जवाब देंगे। कोशिका में किसका मात्रा 80% से अधिक होती है, बताइएगा। कोशिका में किसकी मात्रा जो है 80% से अधिक होती है, ये बताइएगा। तो जल का जो है आप याद रखिएगा 80% से अधिक होती है, याद रखिएगा, ठीक है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया था 57 का, उन्होंने सही जवाब दिया। अब चलेंगे 58 का आंसर का जवाब देंगे मेरे दोस्त। तो निम्न में से किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पाद संभव है, मतलब पेनिसिलिन का उत्पाद जो है संभव होता है किसके माध्यम से, तो याद रखिएगा फफूंदी, फफूंदी से होता है। फंगस को ही फफूंदी कहिए, क्यों कहिए, क्या देखिएगा फफूंदी से ये होता है। एंटीबायोटिक दवा होता है, पेनिसिलिन का एक प्रकार का एंटीबायोटिक दवा है जो संक्रमण के खिलाफ ये लड़ सकता है। पेनिसिलिन की खोज अगर पूछा जाए तो 1928 में बताइएगा, सर्वप्रथम किया गया था 1928 में, और ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजे थे, याद रखिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, ने खोज किए थे, याद रखिएगा। चलेंगे 59 का आंसर का जवाब देंगे। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है, हवाई जहाज का जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका रंग क्या होता है, बताएंगे। तो नारंगी होता है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने जवाब दिया उन्होंने सही जवाब दिया, ठीक है। ये दुर्घटना के बाद ढूंढने में सरलता होती है, याद रखिएगा, इसलिए नारंगी दिया जाता है, ठीक है। बताइएगा 60 आंसर का जवाब देंगे। तंतु बचा में सामान्यतः क्या होता है, तंतु जो बचा होता है बताएंगे उसमें क्या होता है मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा संतृप्त वसा जो होता है, ऑप्शन नंबर बी, वो सही होता है। संतृप्त वसा अम्ल होता है, याद रखेंगे, इसके कारण होता है। बताइएगा 61 का आंसर का जवाब देंगे। तो एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, बताइएगा। एक खाद्य श्रृंखला है, उसमें सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, तो अब घटक की होती है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। 62 का आंसर का जवाब देंगे। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, बताइएगा। प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण कौन किए थे, आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो आप जानते हैं खुराना साहब का नाम सुने हैं, खुराना ने किए थे, याद रखिएगा। हरगोविंद खुराना नाम है इनका, याद रखिएगा, हरगोविंद खुराना थे मेरे दोस्त, याद रखिएगा, ठीक है। शरीर विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में ये बहुत ही काम किए थे, ठीक है। आगे चलेंगे 63वां प्रश्न का जवाब देंगे मेरे दोस्त। शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है मेरे दोस्त, बताइएगा। शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है। 63वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, लाल रुधिर कणिका द्वारा पहुंचाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे 64वां प्रश्न का जवाब देंगे। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी, अनुवांशिक रोग है। जवाब देंगे मेरे दोस्त। कृत्रिम उपग्रह धरती से, कृत्रिम उपग्रह जो है धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है, बताइएगा। कृत्रिम जो उपग्रह है धरती से सुस्पष्ट मतलब क्लियर रूप से ट्रैक किया जा सकता है, तो कौन से प्रभाव से, किसके द्वारा, ये पूछ रहा है। तो डॉपलर जो प्रभाव होता है ना, डॉपलर के प्रभाव द्वारा ये किया जाता है, याद रखिएगा। शरीर का ताप नियंत्रण जो होता है केंद्र कहाँ स्थित होता है ताप का, बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। हाइपोथैलेमस जो होता है हमारे शरीर का ताप नियंत्रित करता है, मतलब कंट्रोल में रखता है, याद रखिएगा। 67 का आंसर का जवाब होगा। कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है, बताइएगा। कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक ग्रह है। साइंस का अगर 2 बजे का देख रहे होंगे आप, इस क्वेश्चन को अगर सौरमंडल का अगर आप MCQ किए होंगे तो इसका आंसर आप जरूर जवाब दीजिएगा। तो बताइए कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है, बताएंगे। 67 का आंसर का जवाब दीजिएगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है शुक्र, उन्होंने सही जवाब दिया है, याद रखिएगा। 68 का आंसर का जवाब दीजिए। किन युग्मों में भौतिक राशि के सामान्य विमीय सूत्र नहीं है, हमको लगा कि है, मतलब नहीं पूछ रहा है। ऐसा कौन सा भौतिक राशि है बताइए जो कि विमीय सूत्र से नहीं है, मतलब दोनों समान हैं उसके सूत्र और नहीं है, तो बताइएगा। तो देखिए बल और दाब का जो है ना आपका विमीय सूत्र नहीं है, याद रखिएगा। जैसे देखा जाए आवेग और संवेग का है, क्या है, तो MLT1 है, -1 मतलब ऊपर है पावर पे,
ठीक है, का आपको दे दिया जाएगा। तो याद रखिएगा जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है, ठीक है, क्योंकि लेट हो जाएगा फिर। तूतिया या नीला थोथा, तूतिया या नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। कौन सा सूत्र है जो कि तूतिया जो है नीला थोथा के नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा वो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी, जो जिन्होंने दिया है उन्होंने सही दिया है, CuSO4। थोड़ा सा रुक जाए मेरे दोस्त, हाँ, CuSO4.5H2O जो है आपका नीला थोथा या तूतिया थोथा के नाम से जाना जाता है। इसको अगर हम लोग पढ़ते हैं तो क्या पढ़ेंगे? क्यूप्रियक सल्फेट, ठीक है, सिर्फ इसका, ठीक है, क्यूप्रियक सल्फेट है, याद रखेंगे। और अगर पूछा जाए नीला थोथा का तो पूरा ये नीला थोथा ही है, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर हो गए? आगे चलेंगे, आगे चलेंगे मेरे दोस्त। इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होती? कम प्रभावित या नहीं होती है, बताइएगा कौन सा नहीं होता है। आपके सामने 70 प्रश्न का जवाब देंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर, ठीक है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है इन्फ्लुएंजा, उन्होंने सही जवाब दिया है मेरे दोस्त, याद रखेंगे। मतलब प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होती है, तो यही नहीं होता है। ये तो एड्स है, हाइड्रोफोबिया, पोलियो, ये सब जो है आपको क्या बोलते हैं? प्रभावित रोग है, याद रखिएगा, ठीक है। 71 का आंसर का जवाब देंगे। 71 में है कि किस ब्लड समूह वालों में एंटीजन प्रतिजनन अनुपस्थित रहता है? कौन सा में? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो डी दिए हैं ओ में जो है आपको ब्लड समूह में एंटीजन जो है अनुपस्थित होता है, याद रखिएगा। 72 का आंसर का जवाब देंगे। क्यों होता है ओ के बारे में आप जानते हैं ना, ओ क्यों होता है? क्योंकि देखिए ओ के बारे में मैं बता देता हूँ। ओ में क्या है कि एंटीजन इसलिए होता है कि ए में ए एंटीजन होता है, बी में बी एंटीजन, ए बी में ए और बी दोनों होता है, लेकिन ओ में क्या, कुछ नहीं है ना, इसलिए। चलिएगा 72 का आंसर का जवाब दिएगा। किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया? कौन है ऐसे जो साइंटिस्ट हैं? यहाँ पे धुंधला है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, तो बताइएगा कौन है ऐसे साइंटिस्ट जिनका नामकरण जो है आपका बताइएगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है कार्ल एवं बेंदी, उन्होंने सही जवाब दिया है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किए थे, ठीक है। कार्ल वेंडा कहते हैं इनको, कार्ल वेंडा पूरा नाम है, और बेंदा या वेंडा बोल सकते हैं, ठीक है, ये नाम है इनका, ठीक है। ये खोज देखिए 2 पार्ट में अगर किया जाता है। पहला पार्ट में अगर देखते हैं तो याद रखिएगा कार्ल वेंडा जो थे, सबसे पहले जो है पूछ रहा है कि साइंटिफिक नामकरण कौन किए थे, तो कार्ल वेंडा जो कि 1898 में किए थे, ठीक है। और एक बार और खोजा गया था, वो खोजे थे अल्बर्ट वान कोलिकर, ठीक है, ये खोजे थे 1857 में, ठीक है, इसका खोज किए थे, ठीक है। परंतु इसका नाम जो है नहीं दे पाए थे ये, जो 1857 में खोजे थे, ठीक है, कोलकर जी, लेकिन ये कार्ल वेंडल जो हैं ये नामकरण किए थे, इसलिए इनको नाम पहले आता है, ठीक है। क्लियर हो गया? समापन की ओर चलेंगे आज का। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस उत्पन्न होगी। क्या गैस उत्पन्न होगा मेरे दोस्त? सोडियम एसिड को अगर हम सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे तो बताइएगा। आपके सामने 73 का आंसर का जवाब है मीथेन, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने लगाया है उन्होंने सही जवाब लगाया है। 74 का आंसर का जवाब देंगे। इनमें से एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क बताएंगे मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा एल्युमिनियम के अयस्क की अगर बात करें तो इनमें सभी होंगे, क्यों? क्योंकि बॉक्साइट भी एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम को एल से इंडिकेट करते हैं ना, ठीक है, तो बॉक्साइट होंगे, कोरंडम भी होता है, और एक को क्रायोलाइट भी होता है, ठीक है, ये सारे आपके एल्युमिनियम के अयस्क हैं। चलिए 75वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन। लाल रक्त कणिका का जीवन काल होता है, तो आप जानते हैं 120 दिन होता है मेरे दोस्त, ये तो नॉर्मल बात है, ठीक है, 20 से 120 दिन तक माना जाता है, याद रखिएगा 120 दिन माना जाता है। अब आज के लिए अंतिम
आपका सेट प्रैक्टिस ट्यूटोरियल का समाप्त हो गया मेरे दोस्त। कैसा लगा वीडियो आप सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करेंगे। और आपका खान सर का मंडे से स्टार्ट होने जा रहा है मेरे दोस्त, तैयार हो जाइए। और बिहार एसएससी का एक भी चीज़ जीके जीएस में आपका नहीं छूटेगा। हम मैथ का, रीजनिंग का थोड़े से टीचर बिजी हैं और भी टीचर की व्यवस्था कर रहा हूँ मैथ के लिए, तो जल्द आएंगे। तो मैं आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब और लाइक करें, तो मैं टीचर दुनिया के कोई कोने में हो मैं खोज कर लाऊंगा। क्योंकि आप सपोर्ट कर रहे हैं तो मेहनत मेरे रग रग में है, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। तो चलिए, अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। कैसा लगा ये बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। रात को मिलते हैं।